आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इसराइली फायरिंग से गजा में 60 के करीब अफराद हलाक। इसराइली फौज ने कहा फायरिंग अफरा तफरी पर काबू पाने के लिए वार्निंग के तौर पर की गई थी। टेक्सास में नेशनल गार्ड की तैनाती के मंसूबे के असरात। एहतजाज लॉस एंजलिस समेत दीगर शहरों में भी फैला। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। इस साल के आखिर तक भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा मुमकिन। वजीर खारजा जयशंकर का बयान। वजीर खारजा ने ब्रसल्स में दहशतगर्दी पर भी तशवीश का किया इजहार। शदीद गर्मी की जद में शुमाली हिंद राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के कई हिस्सों में रिकॉर्ड दर्जा हरारत। जुनूबी रियासतों में मानसून फिर से तेज होने का इम्कान। अकीदतमंद बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्रा में हो शामिल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पुरजोर अपील। लोगों को सिक्योरिटी के बारे में कराई यकीन दहानी। और अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बुध को जर्मन मार्शल फंड ब्रसल्स फोरम 2025 में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देता है, जो गुज़िश्ता दहाई में यूरोप में इसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करता है। जयशंकर ने भारत यूरोपीय यूनियन के आज़ाद तिजारती मुआहदे के बारे में उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि बातचीत मुस्बत रही है और इस मुआहदे को साल के आखिर तक हतमी शक्ल देने का इम्कान है। जयशंकर ने कहा कि हम वाकई अपने ताल्लुकात को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और FTA इसका मरकज़ है। We are really looking at deepening our ties. So the centerpiece is the FTA, of course, which has been under negotiation for some time now. But everything that I heard, including this morning from Commissioner Shevchevich, was very positive. A lot has been done, and everything that I heard on this trip gives me the confidence that it's within sight, yes, that by the end of the year it is feasible to do this. वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी सिर्फ दो तरफा मसला नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी के बारे में आलमी तशवीश है और ये खतरा बिलाखिर बाकी दुनिया को मुतासर करेगा। ब्रसल्स में एक यूरोपीय मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन की याद दिलाई और सवाल किया कि वो बरसों से पाकिस्तानी फौजी कस्बे में रहने को क्यों महसूस करता है। और पूरे शुमाली हिंद में इस वक्त गर्मी अपने उरूज पर है। वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी उरूज पर है। न सिर्फ दिन में बल्कि रात के वक्त भी गर्म हवाएं चल रही हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात मानी जाए तो दिल्ली में अगले 2 दिनों तक ज़बरदस्त हीट वेव रहेगी। इस हवाले से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कल आयानगर दिल्ली में दर्जा हरारत 45.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी और खुश्क मगरबी हवाओं ने परेशानी में इजाफा कर दिया है। ताहम 13 जून की रात को हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल महकमा मौसमियात ने लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया है। खासतौर पर बूढ़ों और बच्चों को मोहतात रहने की ताकीद की गई है। वहीं पंजाब में भटिंडा में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान और हरियाणा में भी गर्मी की लहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में पटना की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो कल जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में भी लू चली है। हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी का इन्हिसार आज भी ज़राअत पर है, लेकिन तवील अरसे से आबपाशी की तकलीफ किसानों की तरक्की में रुकावट थी। इन चैलेंजों से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने साल 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की थी। आइए जानते हैं कि ये स्कीम किसानों की जिंदगियों को कैसे बदल रही है।
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના આ સૌની યોજનામાંથી જ પ્રેરણા મળીને આ યોજના બની છે. પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના દ્વારા સમગ્ર દેશમાં ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડવાનું મોટું અભિયાન, મોટા પાયા પર બજેટનું એલોટમેન્ટ એની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે. काश्तकारी की कामयाबी का इन्हिसार अब सिर्फ मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पर भी है. इसी सोच के साथ 93,000 करोड़ रुपए की लागत से साल 2026 तक के लिए 1 जुलाई 2015 को वजीर आजम कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया गया था. इस स्कीम का मकसद था हर खेत को पानी देना और हर बूंद में ज्यादा से ज्यादा फसल को यकीनी बनाना था और साथ ही पानी के तहफ़्फ़ुज़ और आबपाशी की जदीद तकनीकों को फरोग़ देना था. इस स्कीम के जरिए आबी ज़खायर की वसी पैमाने पर बेहतरी और तज़ीनो आराइश की जाती है, जिससे टैंक ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा होता है. इस स्कीम के तहत आबपाशी के आलात के लिए सब्सिडी भी दी जाती है. यही वजह है कि ये स्कीम किसानों की आमदनी बढ़ाने और मुल्क भर के देहातों में खेती को पायदार बनाने में मददगार साबित हो रही है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के भविष्य की जल संरचनाओं को और जल की आपूर्ति को बराबर बनाए रखने की एक योजना है, जिसमें हम अपने पौधे और फसल को जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी लगता है. ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं. सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फुवारा से पानी कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है. उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं. 2025 और 26 में मरकजी बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिससे हिंदुस्तान के ज़राई शोबे में आबपाशी की सहूलियत में इजाफा और पानी के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हुकूमत के अज़्म को तक़वियत मिले. सिंचाई योजना का उद्देश्य है कि किसानों के लिए हर खेत पे पानी पहुंचाना, और दूसरा यह है कि उस पानी को किस हिसाब से पानी को संचय करें किसान भाई और उसका प्रयोग कैसे करें. सबसे पहला है कि इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला सिस्टम है, क्योंकि कम पानी से अधिकतम उत्पादन लेना. इस परियोजना के अंतर्गत किसान को वर्षा का जल कैसे संचित करना है उसके बारे में भी सुविधा है. मरकजी हुकूमत ने 700 करोड़ रुपए के 56 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. इसका मकसद मुल्क के बंजर और बारिशज़दा इलाकों को तरक्की देना है. तमाम छोटे और मामूली किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फवाइद हासिल करने के लिए अहल हैं. मुआहदे की बुनियाद पर काश्तकारी करने वाले किसान भी इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव कंपनियां, प्रोड्यूसर फार्मर ग्रुप्स और दीगर इदारे भी इस स्कीम के फवाइद हासिल करने के लिए अहल हैं. इसके लिए आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, फसल की तफसीलात और पानी के ज़राए की तफसीलात दरकार हैं. आप इस स्कीम के लिए वजारत ज़राअत और किसानों की बहबूद की सरकारी वेबसाइट के जरिए या करीबी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें. और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को दिल्ली में तमाम बीजेपी अरकान असेंबली, मेंबरान पार्लियामेंट और अहम ओहदेदारों से मुलाकात की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर लीडरों के साथ बातचीत की और दिल्ली के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर वसी पैमाने पर बहस की. मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात की सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे. इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे. वो किसानों से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल पर बातचीत करेंगे. प्रोग्राम में मुल्क भर से 16,000 साइंसदानों की 2,000 से ज़ायद टीमें अमली तौर पर शामिल होंगी. विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रोग्राम के जरिए टीम अब तक 1 करोड़ 8 लाख किसानों तक पहुँच चुकी है. विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शिवराज सिंह ने कई रियासतों में किसानों से बातचीत की.
और भारतीय रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने ओन्सबर्ग में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन हासिल करके सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। गोस्वामी ने 47 मिनट 54 सेकंड का वक्त तय किया। वो 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 28.45 मिनट की कौमी रिकॉर्ड की हामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अकीदतमंदों से अमरनाथ यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करने की दरख्वास्त की है। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। और भारत की इंतखाबी दयानतदारी, मेयार और तनव्वु को उजागर करते हुए भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कल शाम स्वीडन में इंतखाबी दयानतदारी से मुतालिक स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब किया। उन्होंने दुनिया भर के ममालिक के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्रामों में भारत के इलेक्शन के किरदार की तौसीक़ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतहाई दयानतदारी के साथ इंतखाबात का इनेकाद हमारे कौमी अज़्म का सबूत है। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 ममालिक के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज़्यादा शुरा हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल स्टेटस कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने शुरा को ECI की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मशक़ के बारे में भी आगाह किया, ख़ास तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जो सियासी जमातों, उम्मीदवारों, जनरल, पुलिस और अखराजात के मुबस्सिरीन और मीडिया की कड़ी निगरानी में किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो मुख्तलिफ मराहिल में मुतवाज़ी ऑडिटर्स की तरह काम करते हैं, CEC ने तालमेल के मेयार को भी उजागर किया है, जो भारत में इंतखाबात के इनेकाद को तक़वियत फराहम करता है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज्ञानेश कुमार ने मैक्सिको, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जनूबी अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, मालडोवा, लिथुआनिया और मॉरिशस, जर्मनी, क्रोएशिया, यूक्रेन और बरतानिया के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें की। इन मसरूफियात में राय दहिंदगान की शिरकत, इंतखाबी टेक्नोलॉजी, गैर मुकीम बाशिंदों की वोटिंग और इदारा जाती सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। अगर अमेरिका में तशद्दुद हुआ है उसके बारे में बात की जाए तो अखबार ने लिखा है कि अमेरिका की 12 रियासतों के 25 शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन के खिलाफ जारी मुजाहिरों का दायरा वसी। 4000 नेशनल गार्ड्स के अलावा 700 मेरिन्स कमांडर वहां पर तैनात किए गए हैं। यानी ट्रंप का ज़रूरत पड़ने पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का भी इंतबाह दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि 12 रियासतों के 25 शहरों तक ये तशद्दुद फैल चुका है और सैन फ्रांसिस्को और इसके अलावा कई और शहर भी हैं जहाँ मुजाहरे किए जा रहे हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000, जैसे कि अभी हमने बताया कि नेशनल गार्ड्स के अलावा भी कई फ़ौजें वहाँ पर तैनात की गई हैं। और साथ में अगर मंगल की बात की जाए, पीर और मंगल की, तो लॉस एंजलिस पुलिस ने 1100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुरतशद्दुद जो एहतजाज हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की फ़ोर्स। और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस तशद्दुद को रोका जाएगा। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। हिंदुस्तान का आइन एक पुरसुकून इनकलाब है। जी हाँ, जस्टिस गवई ने ये अपने एक बयान में कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने
कहा है कि आइन को स्याही से लिखा हुआ एक खामोश इनकलाब और तारीख़ी तौर पर मजलूम तबक़ात को बाइख्तियार बनाने वाली एक तब्दीली की ताकत है। यानी कि ये जो कानून है ये हमारा एक ताकत है जो मजलूम तबक़ात को बाइख्तियार बनाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइन के वादे को हकीकत बनाना के मौजू पर बात करते उन्होंने कहा कि CGI ने पसमानदा तबक़ात पर आइन के मुस्बत असरात पर रोशनी डाली है। अपनी ज़िंदगी से भी उन्होंने कई मिसालें पेश की इस प्रोग्राम में और कहा कि हमें आइन की सख्त ज़रूरत है और इसकी हिफाजत करना भी हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ बन जाता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई दहाइयों पहले हिंदुस्तान के लाखों शहरियों को छूत भी कहा गया था, उन्हें सही नहीं समझा गया और वो मुआशरे का हिस्सा नहीं है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा लेकिन आज मैं इस कम्युनिटी से अगर मुल्क के आला तरीन अदालती ओहदे पर बैठकर खुलकर बात कर रहा हूँ, इसका नतीजा यही है कि हम हिंदुस्तान का जो आइन है उसे उसका एहतराम करते हैं और उसे एक इनकलाब के तौर पर देखते हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। हम सभी जानते हैं नाजरीन कि आजकल गर्मी का कहर जारी है और हिंदुस्तान में शदीद गर्मी का जो अरसा है तवील होने के आसार बताए जा रहे हैं। जहां हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में इन दिनों शदीद गर्मी का सामना है और आइंदा शदीद गर्मी का अरसा मज़ीद बढ़ने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। IPE ग्लोबल और इंडिया के मुताबिक 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, थाना, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरी इलाकों में गर्मी का दौरानिया 2 गुना होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। नई दिल्ली में ग्लोबल साउथ क्लाइमेट रिस्क सिंपोजियम में बताया गया कि मॉनसून जो है वो कहीं ना कहीं इस उन्वान के तहत एक प्रोग्राम पेश किया गया और कहा गया कि आने वाले सालों के लिए संगीन तस्वीरें भी पेश की जा सकती हैं। यानी आने वाले जो साल हैं उसमें गर्मी बढ़ने के और ज़्यादा इम्कानात बताए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल असेंबली से वॉक आउट। जी हाँ, स्पीकर ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल के 4 सीनियर वुज़रा की तरफ से पेश की गई इस्तेकाक की तहरीक को कबूल किया है। अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और उनके कुनबे के अरकान के खिलाफ मुबैना तौर पर गैर महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करने के बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो हैं उनके खिलाफ तहरीक की इजाज़त देने से इनकार करने के बाद ऐवान से वॉक आउट कर लिया था। तो ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं, दिल्ली वालों के लिए है। 2025 में सैलाब का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला रेखा गुप्ता का ये बयान है और बुध को लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया कि कौमी राजधानी को 2025 में सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ दिल्ली सेक्रेटरीट में सैलाब पर काबू पाने के इक़दाम के सिलसिले में मुनक़िदा मीटिंग के बाद ये बात उन्होंने कही है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि काफ़ी हद तक काम हुआ है और रेवेन्यू की बात उन्होंने बताई। आपाशी और फील्ड कंट्रोल समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में सैलाब का सामना ना करना पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले दिल्ली में सैलाब आया था, उस वक्त भी बैराज के दरवाजे नहीं खोले गए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिला सकती हूँ कि इस बार सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं होगी। सरकार और तमाम महकमे पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। और अब चलते चलते एक और देख लेते हैं। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद करने वाली तंजीमों और अफराद पर पाबंदी लगा दी है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देख लेते हैं। इसराइल ने एक बार फिर गज़ा पर बड़ा हमला किया है। इसराइली फायरिंग और फ़िज़ाई हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें से 25 खुराक की तकसीम के मरकज़ के करीब मारे गए। इसराइली फ़ौज ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले लोगों पर काबू पाने के लिए वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाई गईं। किसी को बराह रास्त गोली नहीं लगी। गज़ा के महकमा सेहत के आला हुक्काम के मुताबिक इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 55,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। और जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिश के बाइस आने वाले सैलाब से 49 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि हज़ारों घरों की बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। मथाथा शहर और आसपास के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर ईस्टर्न केप शहर के इलाके में देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले वक्त में मशरक़ी और जनूबी हिस्सों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने कहा है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है।
अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में हालात खराब होते जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को और सेटल, ह्यूस्टन, डलास और सैन एंटोनियो और वाशिंगटन डीसी में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी देखने में आईं। लॉस एंजलिस पुलिस अब तक 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लोप में मार्च किया, जिसके बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा। न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही हालात देखे गए। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने एहतजाज के पेश नज़र टेक्सास नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म दिया है। शनिचर को सैन एंटोनियो में मुजवजा नो किंग्स के मुजाहरे के पेश नज़र रियासत भर में सिक्योरिटी में तोसी की गई। वफाकी अदालत ने कैलिफोर्निया की जानिब से नेशनल गार्ड और मैरिन्स की तैनाती रोकने के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब इस मामले की समाअत जुमेरात को होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में मजमूई तौर पर 14 विकेट गिरे, जिसने मैच को मजीद दिलचस्प बना दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 212 रन पर आउट हो गई, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका ने सितम तक 4 विकेटों पर 43 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका की टीम अब भी 169 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मुसलसल दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गया है, जबकि जनूबी अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा है। 2 बार की ओलंपिक तमगा जीतने वाली मनु भाकर ने म्यूनिख में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के खवातीन के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 588 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में एंट्री की है, लेकिन फाइनल में वो 6ठे नंबर पर रहीं। बैनुल अक़वामी यौम योग 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाने की तरकीब देना है। आइए योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। आज हम सीखेंगे कि वृक्ष आसन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं जीवन में स्थिरता आए, चाहे फिर वो तन के धरातल पर हो या मन के धरातल पर। आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं, और ये सारी स्थिरता तब आती है जब हम शरीर और मन दोनों के धरातल पर बैलेंस्ड रहना सीखें। ये बैलेंस हमें योग की कुछ क्रियाएं बहुत आसानी से देती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया है, एक आसन है जिसका नाम है वृक्ष आसन। कुछ टेक्स्ट में इसको वृक्ष आसन लिखा गया, कुछ स्कूल्स ऑफ योग में इसको ध्रुव आसन भी कहा जाता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों की भीड़ में अलग दिखाता है। वृक्ष क्यों? क्योंकि वृक्ष जैसी स्थिति बनती है और यथा नाम तथा गुणा, वृक्ष की तरह ही ये हमें स्टेबल बनाता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ये हमारे मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस देता है, और उसी के साथ साथ ये हमारे मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने का काम तो करता ही है, बुजुर्गों में मेमोरी को बेटर करता है, और जो स्कूल गोयर्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। वृक्षासन का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। कैसे करना है वृक्षासन, आइए जानते हैं। वृक्षासन के लिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखों को आई लेवल पर टिका देते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें। फिर अपने बाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन डालिए, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनर थाई में टच कर देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में मिला लेना। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में बैलेंस को मेंटेन रखना, यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को वापस ले आए, फिर पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहराते हैं। बस बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आरंभिक स्थिति में इसे कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर सही मायने में बिना सपोर्ट के ही ये किया जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को वापस लाए, पैरों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को मिलाकर पैरों को खोलकर शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। वृक्ष आसन का अभ्यास 3 से 5 बार तक दोहराया जा सकता है दोनों पैरों से। कौन इसको नहीं कर सकता? जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते,
इंजरी ना हो जाए, इस वजह से वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अब मौसम का मिजाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। मन देख के हंसे, देख के